ओके, सभी को दिख रही है? स्लाइड दिख जी रही है सभी को? जी मैम। जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली इससे पहले इसके बारे में हम बताते हैं। तो एक्चुअली हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से क्रिएट होती है? एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म का बोलते हैं, उससे एनर्जी क्रिएट होती है। और या हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शनिंग होती है, ठीक है, या होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो जो एनर्जी जो क्रिएट होती है, जो केमिकल रिएक्शन जो होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। उससे हमारे बॉडी के अंदर जो है एनर्जी क्रिएट होती है उस केमिकल रिएक्शन से, जब ऑक्सीजन जो होता है और ग्लूकोज से मिलके हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। साथ ही साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है जिसको जो गैसियस फॉर्म में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जो ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के लिए यूटिलाइजेशन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है ये शरीर से बाहर भी भेजनी होती है। तो ये जो एक्सचेंज जो होता है गैसेस का, ये हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। तो जो लंग्स होते हैं वो हमारे बॉडी के जो सेल्स के बीच के अंदर है ना, और एनवायरनमेंट से, तो ये हमारे क्या करते हैं, गैसेस को लेके आने जाने का जो काम है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। तो एक्चुअली ये एक तरह ये हमारा ऐसा सिस्टम है जो हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचाता है, और वहां पे जब केमिकल रिएक्शन से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होती है, वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होती है। तो उसको वो हमारे शरीर से बाहर भी निकालने का काम करता है। तो गैसेस के एक्सचेंज को जो हमारे जो लंग्स होते हैं, ये जो हमारी एक्चुअली क्रिया होती है ये हमारी रेस्पिरेशन कहलाती है। तो ये हमारे बॉडी की केमिकल रिएक्शन और होम्योस्टेसिस को बैलेंस करने के लिए हमारे ऑक्सीजन की जो है पूर्ति को पूरा करता है, और हमारे जो टॉक्सिन्स को भी शरीर से बाहर भेजता है। तो अगर हम देखते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या रेस्पिरेशन हमारे दो तरह की होती है इस सिस्टम में। जो रेस्पिरेशन होती है, ये जो आदान प्रदान का जो काम है एक्सचेंज का, ये हमारे दो सिस्टम से, मतलब हम इसको दो पार्ट से समझ के चलते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। तो जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, आगे देखते हैं, हाँ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बेसिकली हमारा होता है कि हमारे वायुमंडल से जो हमारे लंग्स तक का जो हमारा गैसेस का एक्सचेंज है, जो हम अपने एटमॉस्फेयर से जो एयर को इनहेल करते हैं वो हमारे लंग्स तक जाती है, और फिर लंग्स से ही जो हमारी बाहर जाती है। जो लंग्स और एटमॉस्फेयर का जो है ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से यहाँ पे रिलेशन है। उसके बाद क्या होता है, हमारे लंग्स जो है हमारे एक एक बॉडी सेल को जो है वो जो गैसेस एक्सचेंज करता है, उन तक ऑक्सीजन वो जो बाहर वायुमंडल से लेता है, वो फिर हमारे पूरे शरीर को पहुंचाता है, और वहां से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और फिर वापस पहुंचाता है। तो जो लंग्स और हमारे सेल्स या टिश्यू के अंदर जो भी हमारा रेस्पिरेशन होता है, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं या टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टिश्यूज और लंग्स के बीच में है, वो अंदर ही अंदर होता है, और जो वायुमंडल और लंग्स के बीच का है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। ओके। तो अब हम देखते हैं कि हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में हम इसको, इसके काफी पार्ट्स होते हैं। ओके। तो हमारे जो इसके पार्ट्स होते हैं बेसिकली, हम इसमें हमारी नाक से शुरू होते हैं और हमारे लंग्स तक हम इसको मेन पार्ट हम मान के चलेंगे, जो कि हमारे इसके सिस्टम के हमारे पार्ट्स हैं। तो जो पहले आती है हमारी नाक, फिर हमारा उसके बाद हमारी फेरिंग्स आता है, ग्रसनी जिसे कहा गया है, लैरिंग्स जो कि हमारा स्वर यंत्र भी होता है, फिर ट्रैकिया जो कि मेन हमारी जो श्वास नली जिसको हम कहते हैं वो हमारी ट्रैकिया होती है। यहाँ पे जो लिखा है श्वास श्वास प्राण नाल होगा शायद, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके बाद वो जो ट्रैकिया ही है वो और विभाजित होती जाती है छोटे छोटे ब्रांचेस में। पहली ब्रांच को हम ब्रोंकाई बोलते हैं, और छोटी हो जाती है, फिर ब्रोंक्यूल्स होती हैं,
वो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं फिर हमारे एल्वुलाई में खत्म होती हैं और वो हमारे पूरे लंग्स का पार्ट होते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले अब हम नाक को देखेंगे। तो जो नोज है वो हमारा सबसे पहला जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, या हमारी नेजल कैविटी भी। ठीक है, तो नोज एंड नेजल कैविटी ये सबसे पहला पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इसके अंदर बेसिकली अगर आप नोज देखते हो तो हमारी नाक होती एक ही है, लेकिन दो छेद होते हैं जो कि हमारे किससे वहां पर अंदर हमारी बोन होती है, वोमर बोन आपने पढ़ा था जब बोन्स के बारे में। और ये हमारा सेप्टम वहां पर जो है बनता है, उससे हमारे दो जो है इसके दो मतलब हम छिद्र इसको मान के चलते हैं। तो ये हमारे नाक का पार्ट होता है। और जो नाक की जो रूफ होती है वो हमारी इथमॉइड बोन और हमारी स्फेनॉइड बोन भी जो आपने पढ़ी थी, और फ्रंटल बोन के पार्ट से बनी हुई होती है। और जो नाक की जो फ्लोर है, ठीक है, वो हमारे जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से बनी हुई होती है। जो आगे का हमारा हार्ड पैलेट होता है और पीछे का हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है। और मीडियल जो है हमारी यहाँ पर हम देखते ही हैं, हमारी बीच में एक सेप्टम होता है। और इसके अंदर हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, बेसिकली एपिथेलियल सेल्स होते हैं। यहाँ पर हमारे सीलिएटेड जो कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि हमारे वहां पर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे नाक का जो मेनली पार्ट है, वूमर बोन तो बहुत पीछे की तरफ होती है, हमारी कार्टिलेज से बनती है, और वो हमारी कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज। तो हम इसमें नोज के तीन पार्ट को हम समझते हैं कि इंफीरियर नेजल कॉन्का है, एक मिडल नेजल कॉन्का है, और सुपीरियर नेजल कॉन्का है। तो ये हमारे जो पार्ट्स होते हैं इनसे ही हम इसको समझते हैं। जो इन हमारी जो नेजल कैविटी की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है ना, जो एपिथेलियल की होती है, वहां से हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होता है, सीक्रीशंस होती हैं। वो सीक्रीशंस क्या करती है, हमारे एक तरह का म्यूकस सीक्रीट करती हैं, जिससे कि हमारी नाक के अंदर चिपचिपापन बना रहता है। और जो कि हमारे जो भी हम एयर सक करते हैं उसके टेम्परेचर को, उसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करती रहती है। ठीक है, और कुछ हमारे नाक के अंदर कुछ छेद भी खुलते हैं जो कि हमारे साइनसिस के भी होते हैं, जो कि हमारे एयर के प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो उनको हम पैरानाइजल साइनसिस बोलते हैं। एक तरह की गुफा होती है, हमने ये शायद पहले भी बोन्स के उसमें पढ़ा था। तो इन गुफाओं का क्या काम होता है, यहाँ पे एक तो ये एयर के प्रेशर को मेंटेन करती हैं। दूसरा इसमें से हमारे जो म्यूकस की भी सिक्रीशन होती है, तो ह्यूमिडिटी को भी ये मेंटेन करके रखते हैं। हमारे चार साइनसेस होते हैं जिनको हम पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं। एक हमारी फ्रंटल साइड पे जो हमारी फ्रंटल बोन के पीछे होता है वो हमारा फ्रंटल साइनस होता है। एक हमारे चेहरे पे जो हमारी होता है मैक्सिलरी बोन के पीछे, वो हमारा मैक्सिलरी साइनस होता है। हमारी दोनों आंखों के बीच की तरफ जो हमारा इथमोइडल होता है, और स्फेनॉइड बोन जहां पर होती है हमारा स्फेनॉइड साइनस होता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये चार हमारे साइनसेस बेसिकली इनका काम होता है, हमारे जो भी हम एयर इनसाइड जो हम इनहेल करते हैं उसके प्रेशर को भी मेंटेन करता है। और ये हमारी लाइटनेस जो है इसी वजह से जो है हमारे बनी रहती है। तो यहाँ पर हमारी नाक के अंदर एक और हमारी डक्ट की ओपनिंग छुपी होती है, जो बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में नाक की तरफ होती है, जो कि हमारी नेजो लैक्रिमल डक्ट होती है। यहाँ से हमारे आंसू जो है वो हमारे गिरते हैं, और कई बारी उसी वजह से हमारी नेजल डिस्चार्ज भी होता है। तो हमारी नोज का जो बेसिकली हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे हमारी बहुत सारी ब्लड सप्लाई भी होती है। और ये जो हमारी नाक का, अब हम फंक्शनिंग की बात करेंगे, तो ये हमारी जो हवा हम लेते हैं, बाहर की हवा ठंडी होती है, अंदर हमारा बॉडी टेम्परेचर के थोड़ा सा गर्म होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उस हवा को हमारे शरीर के अनुरूप बनाती है। ठीक है, वार्मिंग करती है। हमारी नाक के अंदर जो हमारे सीलिएटेड होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू हैं, और हमारी नाक के अंदर कुछ हेयर्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम होता है हमारी फिल्टर करते हैं एयर को, कि उसके अंदर कोई गंदगी धूल मिट्टी ना आए। कुछ इस तरह के अगर ज्यादा कुछ बहुत ही कुछ कीटाणु भी होते हैं, कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, वो वहां पर ही ट्रैप हो जाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं, ताकि हमारी जो एयर हम करें तो वो बिल्कुल साफ जाए, इन्फेक्शन हमारा जो है दूर रहे।
और इसकी वजह से हमारी जो एयर का जो एक तो टेम्परेचर भी बदलता है और मॉइस्चर भी आता है, ह्यूमिडिटी भी आ जाती है। बाहर की हवा जो होती है वो ड्राई होती है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जब जाती है तो उसके अंदर नमी आ जाती है, वो भी यहाँ से ही दी जाती है। और साथ ही में हमारा नोज क्या है, हमारा सेंसरी ऑर्गन्स भी है, तो सूंघने का काम भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमारी कुछ नर्व्स की एंडिंग होती है जो कि हमारे को इस काम में बहुत ही मदद करती हैं। तो जब हमें कुछ ऐसे जुकाम जिनको ज्यादा रहते हैं या साइनसाइटिस की प्रॉब्लम जिनको रहती है, तो जो हम नेति क्रिया करते हैं तो उसकी वजह से इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की जो है झिल्ली के ऊपर घर्षण होता है, तो उसकी एक्टिविटी बाद में इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपने नीचे का जो पार्ट है, नाक से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा पार्ट होता है फेरिंग्स का। फेरिंग्स का हमने जब पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पे भी हमने देखा था हमारे माउथ का पार्ट भी होता है। तो फेरिंग्स को हम बेसिकली 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। एक हमारे नाक की तरफ हिस्सा होता है जिसको हम नेसोफेरिंग्स बोलते हैं, एक हमारे मुंह का हिस्सा होता है जिसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और एक हमारे लैरिंग्स में भी वो उसका भी हिस्सा होता है। तो तीनों को मिलके हमारा ये फेरिंग्स का पार्ट बनता है। तो हमारे नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हमारा लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है। लैरिंजोफेरिंग्स बेसिकली हमारे फिर 2 पार्ट में बन जाता है, एक प्रॉपर लैरिंग्स में जाता है, एक हमारा खाने की नली जो कि ईसोफेगस होती है। तो लैरिंग्स आगे होता है, ईसोफेगस पीछे होता है, और लैरिंग्स के ऊपर हमारा एक ढक्कन होता है जो कि हमारे जब हम खाना खाते हैं वो उसको ढक के रखता है कि कोई खाना उसमें ना आए, और अगर नहीं तो ये खुला रहता है ताकि हवा सीधी हमारे लैरिंग्स के अंदर ही प्रवेश करे। इस बात के बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। उस हम कार्टिलेज का जो ढक्कन होता है उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो कि हमारे ट्रैकिया के ऊपर होता है, वहां पे खाना ना जाए। तो नेजोफेरिंग्स हमारे जो है नाक का पिछला हिस्सा होता है, और जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है ना, हमारे तालू में एक आगे का जो है थोड़ा हार्ड होता है, सॉफ्ट, उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये होता है। यहाँ पे कुछ हमारे जो कान की जो है वो भी यहाँ पर ट्यूब्स डुलती हैं, यूस्टेशियन ट्यूब का भी वहां पे हमारा संपर्क होता है। तो हमारा नाक, कान और गला ये आपस में इसी जैसे ही मिले हुए होते हैं। ओरोफेरिंग्स हमारे मुंह के पीछे का हिस्सा है, और लैरिंजोफेरिंग्स अभी मैंने आपको बताया हमारे ओरोफेरिंग्स से लेके हमारे ईसोफेगस तक का, या लैरिंग्स के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो माना जाता है। अब इसमें हमारी यहाँ पर भी इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो एपिथेलियल से होती है, वहां पे भी जो है सीक्रेशंस दी जाती हैं ताकि हवा के अंदर जो है, और अगर कुछ नाक्स के माध्यम से कुछ अंदर ऐसा चला गया है तो वो भी उसको ट्रैप कर लेती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जब आप किसी पॉल्यूशन एरिया में जब ज्यादा जाते हो, अगर आपको खांसी आती है तो आप थूक या नाक से जो भी आपका जो डिस्चार्ज होता है बहुत ही गंदा या चिपचिपा टाइप का होता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन उन सब जो भी हमारे लिए बॉडी के लिए ठीक नहीं है उनको वहीं पर ही एंट्रैप करने की कोशिश करता है। ठीक है। इसके बाद हमारे गले वाले जो हमारी हिस्सा होता है वहां पे कुछ हमारी स्वेलिंग के लिए भी मसल्स होती हैं जो कि हमारे ओरोफेरिंग्स का पार्ट होता है। तो अभी अभी हमारा मेन जो है हमारे सांस के पार्ट का ही है। तो यहाँ पे भी फेरिंग्स का काम क्या होता है, जो भी हवा जा रही है उसका जो है टेम्परेचर को मेंटेन करना है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। यहाँ पर वो हमारे मुंह से जुड़ी हुई है तो हमारे टेस्ट में भी मदद करती है। ऑडिटरी जो हमारी यहाँ पर ट्यूब्स जो एंट्री कर रही हैं तो वो हमारे हियरिंग के उसमें एयर जो हमारा होता है बैलेंस में भी ये मदद करती हैं। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है हमारा स्वर यंत्र भी हम इसको कहते हैं, और या इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। ये हमारे लैरिंग्स जो बेसिकली हमारे जो जीभ होती है उसकी रूट से शुरू होके हमारे ट्रैकिया तक का जो बीच का पार्ट होता है वो हमारा लैरिंग्स होता है। अगर हम पीछे अगले रीढ़ की हड्डी के कॉम्बिनेशन में भी इसको देखते हैं तो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा 3 से लेके 6 तक का जो है इसका जो है ये पाया जाता है। और मेल्स में ऐसा देखा जाता है कि प्यूबर्टी के बाद ये जो है बड़ा हो जाता है, और इसको जो है एडम्स एप्पल भी बोला जाता है। तो देखा होगा जो बॉयज जब प्यूबर्टी के बाद उनके गले के अंदर जो थोड़ा सा उभरा हुआ उनके गले में लगता है, तो इसको जो है हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो है कार्टिलेज से बेसिकली बना हुआ होता है, हमारा जो है ट्रैकिया, सॉरी लैरिंग्स हमारा ट्रैकिया से ही कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ठीक है।
इसके बाद जो है हमारा और एपिग्लॉटिस मैंने बताया था, वो हमारे उसकी कवरिंग होता है, और हमारा स्वर यंत्र भी इसी के अंदर होता है। अब हम ट्रैकिया के बात करते हैं। मेनली अगर हम इसकी लैरिंग्स की बात करेंगे तो अब हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या होगा। यहाँ पे मेन फंक्शन है कि साउंड को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वॉइस बॉक्स है तो यहाँ पर जो हमारे जब हम हवा को जब लेते हैं तो ये हम अपने गले को जो सिकोड़ के करके अलग अलग आवाजें जो निकालते हैं, तो वो यहीं से ही होता है। तो ये साउंड को क्रिएट करता है। जैसा भी हम आवाज के ऊपर जैसे भी फोर्स लगा के हम करते हैं, तो वो वाइब्रेशन से हमारी अलग अलग साउंड जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, और अपने कई बारी अपनी जीभ को, मुंह को, फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम अपने आवाज को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्पीच में हमारी मदद करता है। और दूसरा, यहाँ से हवा भी पास होती है, और इसका भी यही काम है कि उस हवा को फिल्टर करता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, और उसको वार्म भी करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नीचे के जो हमारा ट्रैक्ट है, वो है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया को ही ओरिजिनल जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं विंड पाइप। मेनली विंड पाइप जो हम बोलते हैं, खाने की नली तो हम आती है ईसोफेगस, और श्वास नली मेनली हम ट्रैकिया को ही बोलते हैं। तो ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ये हमारे लैरिंग से नीचे जो है पाया जाता है। छठी मतलब हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर हमारे पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा तक इसकी जो होती है वहां तक ये फैला हुआ होता है। और उसके बाद ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा से ये क्या हो जाता है, दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती हैं। तो जब वो लंग्स से एंटर करने से पहले ही वो डिवाइड हो जाती हैं। तो और ये ट्रैकिया जो है ये आगे होता है, और उसके पीछे ईसोफेगस होता है। तो इसकी लंबाई लगभग लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, और ये जो बनता है ये हमारे सी शेप जो होते हैं कार्टिलेजेस, उनसे बनता है। जो सी शेप मतलब वो आगे से तो पूरी उसमें होती है, पीछे से खुली ही होती है, तो सी शेप की होती है। ये भी हाइलेन कार्टिलेज से ही बना होता है। और साथ ही साथ इसकी जो होती है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज जो उसके अंदर होते हैं, ताकि जो है उनके अंदर मूवमेंट भी उस हिसाब से हो। और वहां पर भी क्या होता है, म्यूकस की सिक्रीशन होती है, बिकॉज ये भी हमारे एपिथेलियल लेयर अंदर की तरफ होती है। तो वहां पे भी जो भी अगर हमारी नाक से अगर कोई भी धूल मिट्टी के कण है या कुछ इस तरह सा है वो आ रहा है, तो वो ट्रैकिया में भी आके चिपक जाता है। और कई बार आपने देखा होगा, जब खांसी होती है या कुछ ऐसी चीज अगर चली भी जाती है, तो हमें खूब खांसी आती है और हम मुंह से जो बलगम निकालते हैं, तो वो उसके साथ उस चीज को भी बाहर निकाला जाता है। बॉडी का नॉर्मल फिनोमिना है। तो इस तरह का हमारा ये ट्रैकिया का है। और ट्रैकिया का काम बेसिक है कि इसके जो कार्टिलेज इस तरह से शेप में है कि हवा के अंदर कोई रुकावट नहीं आए, ये आपस में चिपक नहीं पाए। नहीं तो कई बारी जो बाकी चीजें होती है, एपिथेलियल जो होती है चिपक सकती है, लेकिन कार्टिलेज के माध्यम से ये इस तरह से बना हुआ होता है कि ये आपस में कोई भी हवा के अंदर रुकावट नहीं आ पाए। और म्यूकस मेम्ब्रेन वही इसको अपनी ह्यूमिडिटी इसको फिल्टर करता है, वार्म देता है, और यहीं पर हमारा जो है कफ रिफ्लेक्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो यहाँ पर ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो ट्रैकिया है, जो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है T5 के बाद से। तो T5 के बाद से जो हमारे दो शाखाएं, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। यस, ब्रोंकाई हम बोलते हैं। तो या हम उसको सिंगुलर में बोलते हैं तो ब्रोंकस बोलते हैं। राइट और लेफ्ट साइड पर ये जो है दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। और इसके बाद जो है लेफ्ट वाली जो होती है वो हमारी लंबी और पतली होती है। लेफ्ट वाली कंपैरेटिवली हमारी लंबी होती है, राइट वाली थोड़ी सी छोटी होती है और मोटी होती है। ठीक है, और जहां से फिर ये ब्रोंकाई हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश करते हैं, उस जगह को हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम एक शब्द हमारे कहीं एक जगह और पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो पिछली कुछ क्लासेस में कहाँ पे पढ़ा था। उसके अंदर भी, उस स्ट्रक्चर के अंदर भी ऐसे ही कुछ जो है बॉडी पार्ट्स का जो प्रवेश होता है। एनीवन रिमेम्बर? स्टमक, किडनी में। किडनी, यस, वेरी गुड। किडनी का था ना, कॉर्टेक्स मेडुला पड़ा था। फिर वहां के अंदर हमारी जो रीनल आर्टरी, रीनल वेन या यूरेटर जो निकलता था, तो वहां पे जो उसका एक पार्ट था वो था हाइलम।
ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हाइलम है, वहीं से ही जो उसके अंदर किडनी के अंदर जो प्रवेश और जो बाहर निकलने का था, और यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे हमारे ब्रोंकाइज होते हैं जो लंग्स के अंदर जुड़े हुए होते हैं, तो वो जो पॉइंट जुड़े हुआ होता है उसको हम बोलते हैं हाइलम। उसके बाद हमारी जो ब्रोंकाई होती है वो और छोटी, उससे भी और पतली और छोटी उसमें डिवाइडेड होती जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ की शाखाएं हैं, एक मोटा तना होता है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को रिवर्स कर देते हैं तो मोटा तना जो होता है वो पेड़ का, वो आप देखोगे ट्रैकिया हो गया है। अगर वो उसके तने की दो बड़ी बड़ी शाखाओं में विभाजित होता है, वो हमारी ब्रोंकाई हो गई। उसके बाद छोटी छोटी जो होती है हमारी शाखाएं, टहनियां होती चली जाती हैं, तो वो यहाँ पर हमारी बन जाती है ब्रोंक्यूल्स, जो कि पूरे ही हमारे लंग्स में फैली हुई होती हैं। ठीक है, वो भी हमारी प्राइमरी, इंटरमीडिएट, टर्शरी, है ना, मतलब पहली होगी और उसकी होती जाएंगी, तो वो और छोटी छोटी शाखाओं में बट जाते हैं, जिनको कि हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो राइट ब्रोंक्यूल था बेसिकली हमारा क्या था, वो चौड़ा था और छोटा था, और हमारा लेफ्ट ब्रोंक्यूल जो था लंबा था और क्या था, पतला था। ठीक है, तो जो मेन उनकी ब्रांचेस निकलती है ना ब्रोंकाई की भी, लेफ्ट की साइड पर 3 मेन उसकी ब्रांचेस में डिवाइड होता है पहले, फिर छोटी छोटी में होता है, और लेफ्ट पे होता है 2। ऐसा क्यों? लोब्स के वजह से। यस, वेरी गुड, क्योंकि हमारे राइट पे कितने लोब होते हैं? 3। तो इसलिए 3 मुख्य वो शाखाओं में विभाजित होता है, और लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं, इसलिए मुख्य जो 2 शाखाओं में विभाजित होता है। उसके बाद वो छोटी छोटी शाखाओं में जो विभाजित हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे हम? ब्रोंक्यूल्स, जो कि हमारी ब्रोंकाई का ही और छोटा जो है उसके स्ट्रक्चर हो जाते हैं, पार्ट्स हो जाते हैं। फिर ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये कहाँ जाके एंड होते हैं? जैसे पेड़ का मैं एग्जांपल दे रही थी, पेड़ में जो होता है हमारे, वो आके हमारा रुकता है कहाँ पर? पत्तों में, है ना, यूजुअली पत्तों में। तो ऐसे ही एक एक जो शाखाएं है उसका एंड पार्ट होता है यहाँ पर, एक तरह से उनके पत्ते, या हम कहेंगे एल्वुलाई। यहाँ पर एल्वुलाई देख रहे हो आप ये स्ट्रक्चर? एल्वुलाई क्या होते हैं? एल्वुलाई सच हमारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे गैस के गुब्बारे होते हैं, आप ऐसा समझ के चल सकते हैं। ये हमारे ये छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वुलाई, छोटे छोटे देख रहे हो, क्लस्टर्स आप देख रहे हो। तो एल्वुलाई बेसिकली यहाँ पे वो स्ट्रक्चर है कि जहां पे हमारे एंड में यहाँ पर हवा जो आ जाती है, गैस आ जाती है। बाकी तो आगे तो सिर्फ पाइप के माध्यम से हवा जा रही है, हवा जाके एंड पार्ट पे अब यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से कैसे जाती है? ये एक्चुअली जो बने, एक मिनट आगे देखती हूँ। हाँ, ये जो बने हुए होते हैं ना, ये बहुत ही पतली झिल्ली के होते हैं, बहुत ही महीन झिल्ली होती है। तो इतनी महीन होती है, एक तो सिंपल सिंपल एपिथेलियल हमने पढ़ा था ना, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर होती है, सिंपल में सिंगल लेयर होती है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर की वजह से जो है आदान प्रदान बहुत आराम से हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक एक एल्वुलाई हमारे जो रक्त वाहिनियों से, कैपिलरीज से हमारा ढका हुआ रहता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। ये देख रहे हो, आर्टरी आई रेड कलर की, वेन आई ब्लू कलर की, और ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है जहां पे ये नहीं पता चलता कि आर्टरी कौन सी है, वेन कौन सी है, दोनों एकदम मिक्स हो जाती हैं। वहीं पे आर्टरी खत्म भी होती है, कैपिलरी स्टार्ट भी होती है, कैपिलरी खत्म भी होती है, आर्टरी। यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो वो कैपिलरी से पूरी एल्वुलाई जो है ढकी रहती है। तो जो एल्वुलाई के अंदर जो है हमारी जब गैस आती है, उसकी झिल्ली इतनी पतली होती है, उस झिल्ली से ही आर पार हमारी जो गैस हो जाती है और वो ब्लड में मिल जाती है। ओके, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, ऐसे ही हमारे एल्वुलाई होते हैं जो कैपिलरी से ढके हुए रहते हैं। जब हवा उनके अंतिम हमारे लंग्स के छोर तक पहुंच जाती है, तो वहां पर यही इसकी झिल्ली से ही जो है हवा का प्रेशर की वजह से ही गैसेस का अपने आप आदान प्रदान हो जाता है। अब ये जो हमारे लंग्स की बात करेंगे, तो लंग्स के अंदर ही हमारे सारे एल्वुलाई, हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंकाई विभाजित होने के बाद ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे लंग्स के अंदर आते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर
कितने लंग्स होते हैं? 2 होते हैं, एक राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर, और ये हमारे थोरेसिक कैविटी में होते हैं। थोरेसिक कैविटी कौन सी है? जो कि हमारा थोरेसिक पार्ट होता है पीछे, जो पसलियों के अंदर का जो हमारा पार्ट होता है वो थोरेसिक कैविटी होता है। और ये हमारे कोन शेप में होते हैं, थोड़े से कॉनिकल शेप में होते हैं, और ये ही हमारे रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। लोब्स इनके होते हैं राइट साइड पे, अभी हमने बात करी थी, जो हमारे 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट पे 2 होते हैं। ऐसा क्यों? लेफ्ट के 2 और राइट के 3 क्यों? कोई बताएंगे? हार्ट के कारण। यस, वेरी गुड। देखिए, ये जो खाली जगह होती है यहाँ पे हमारा दिल होता है, तो लेफ्ट वाले के पास हमारे पास थोड़ी सी कम जगह होती है कंपैरेटिवली टू राइट, तो इसलिए जो लेफ्ट वाला है वहां पे सिर्फ हमारे 2 लोब्स होते हैं, 1 और 2, और राइट के पास हमारे 3 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः लेफ्ट साइड पे हमारे दिल को जगह मिलती है, इस वजह से हमारे लेफ्ट साइड पे ही 2 ही हमारे लोब्स होते हैं। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे इसमें लंग्स के भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक हमारा इसका टिप होती है जिसको हम बेस एपेक्स बोलते हैं, नीचे का हम इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। और हमारे बीच का जो हिस्सा होता है यहाँ पर, जहाँ पे हमारा हार्ट होता है, ये मीडियल हिस्सा होता है। और जो हमारा साइड के जो हम इसको बोलते हैं, या बाहरी हिस्सा जो होता है, जहाँ पर हमारी रिब्स मतलब होती हैं, तो वो हमारा कोस्टल सरफेस भी होता है। तो एपेक्स यूजुअली हमारा जो होता है ये थोड़ा सा राउंड शेप में ही होता है, और बेस हमारा थोड़ा सा कनकेव टाइप है। आप देख रहे होगे थोड़ा कनकेव टाइप। कनकेव इसलिए क्योंकि नीचे जो होती है वहां पर एक क्या होती है, मसल होती है, जो कि हमारे श्वास में मदद करती है। विच मसल? डायफ्राम। डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और इसी के नीचे हमारे एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो इसके बाद ये हमारा एपेक्स पार्ट होता है, ये हमारा बेस होता है, यहाँ पे हमारी डायफ्राम प्रेजेंट होती है। और जो हमारा कोस्टल सरफेस होता है, बेसिकली बाहर का जो हमारी रिब्स के साथ चारों तरफ से वो होता है, वो हमारा थोड़ा सा जो कॉन्वेक्स टाइप का होता है, वहां पे हमारी रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह होती हैं। और जो हमारा मीडियल, मीडियल मतलब ये बीच का जो हिस्सा होता है, ये थोड़ा सा कनकेव टाइप का है, देख रहे होगे, ये जो थोड़ा सा कनकेव टाइप का होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा बेसिकली यहाँ पे दिल भी होता है, और ऊपर हमारे हाइलम्स भी होते हैं। ये बीच का जो हिस्सा होता है ये हमारा मीडियल पार्ट होता है। ये भी कॉनकेव है जहाँ पे हाइलम एंट्री करते हैं, और यहाँ पर भी ये जहाँ पे हमारे हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारे हाइलम से क्या क्या एंटर करता होगा? हाइलम से हमारे ब्रोंकाई एंटर करते हैं, हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स, हमारी नर्व्स, वो सब यहीं से करती हैं, जैसे हमने किडनी में पढ़ा था ऐसे ही। लोब्स की बात हमने कर ली है। ये लोब्स भी छोटे 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 छोटे, अगर आप देख रहे होगे बहुत, इसमें अगर जूम करके देखोगे बहुत छोटे छोटे इसमें आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, वो भी हमारे क्या है, एक तरह से लोब्यूल्स होते हैं, छोटे ही पार्ट होते हैं। फिर और उनको जब हम देखते हैं अंदर से, तब हमें इसके अंदर का जो है हमारे अल्वियोलाई वगैरह हमारे दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ब्लड की सप्लाई होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ठीक है। क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। यहाँ के पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन हमारे बाकी शरीर के हिसाब से थोड़ी सी अलग होती है। आर्टरी में कैसा खून होता है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ पर जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे अलग होता है। वहां पे इस आर्टरी में हमारे बाकी शरीर के हिसाब से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन में क्या होता है हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वेन्स हमारी यहाँ पर है, ये हमारी नॉर्मल आर्टरी और वेन से बिल्कुल अलग होती हैं। यहाँ पर मतलब जो है, इससे जो बाहर निकलता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो यहाँ पर हमारी वेन्स जो है साफ खून को लेकर जाती हैं, और जो शरीर अपने जो गंदगी होती है, मतलब जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स की उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो इधर लेकर आते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, तो वो लाने का काम करती है आर्टरी। तो यहाँ पे हमारे बाकी बॉडी सिस्टम से यहाँ पर थोड़ा सा हमारा अलग होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो लिवर को कोई डैमेज ना पहुंचे, तो इसकी भी खुद की अपनी एक कवरिंग होती है, वो हम बोलते हैं प्लूरा।
प्लूरा जो है एक्चुअली एक सिरस मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे लंग्स को कवर करती है, और दो दो इसकी लेयर होती है, उनके बीच में थोड़ा सा लिक्विड होता है, और दो लेयर जो हमारी होती हैं, पहली वाली जो होती है जो लंग्स से चिपकी हुई होती है उसको हम विसरल प्लूरा बोलते हैं क्योंकि वो लंग्स से चिपकी हुई है। फिर दोनों के बीच में गैप होता है, और फिर जो रिब्स की तरफ होती है वो पेराइटल या बाहरी लेयर होती है, वो पेराइटल प्लूरा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। बाहरी लेयर है आपकी पेराइटल प्लूरा, ये जो आप देख रहे हो ना येलो येलो, ये आपकी रिब्स हैं, ठीक है। और ये आपकी बाहर वाली लेयर ग्रे कलर की पेराइटल प्लूरा है, अंदर वाली आपके लंग से चिपकी हुई विस्लर प्लूरा। दोनों के अंदर जो होता है एक गैप होता है, और गैप भी होता है, और साथ में इसके अंदर हमारा एक लिक्विड भी होता है, ठीक है, लिक्विड भी होता है ताकि आपस में वो चिपके नहीं, उनके अंदर कोई चोट ना पहुंचे, वो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती हैं। तो फेफड़ों की सुरक्षा के लिए उसकी जो कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। ओके, तो ये है हमारी प्लूरा। और जो प्लूरसी में बेसिकली हमारी इसी कवरिंग में सूजन आ जाती है, और जो हमारे उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो बढ़ जाता है। तो प्लूरसी जैसे रोग में ऐसा भी कुछ होता है। तो रोगों के बारे में हम जब डिटेल पढ़ते हैं तब ये हमारे प्लूरा के बारे में हमें जो है समझ आता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे लंग्स। बेसिकली होते क्या है, लंग्स जो है एक तरह से जैसे स्पॉन्ज के अंदर आप पानी भरो, बहुत सारा पानी भर जाता है, तो ऐसे ही स्पॉन्ज हमारे हवा से भरे हुए जो हैं ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर। अभी हमने जैसे बात करें, हमारी थोरेसिक कैविटी में रहते हैं, इनके बीच में हमारा दिल होता है, कौन शेप के हैं। इनका वजन लगभग लगभग यहाँ पर 1.3 kg के करीब दोनों का जो है माना गया है। और राइट में जो होते हैं 3 लोब्स हैं, लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं। हैवी होता है राइट वाला, मैंने बताया क्योंकि उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, और वो लगभग 450 ग्राम का होता है, और हमारा लेफ्ट वाला है वो 400 ग्राम का होता है। पर उस हिसाब से अगर हम इनका वजन देखेंगे तो हमारा 1 किलो से कम होता है ये, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके वेट के ऊपर। तो राइट वाला थोड़ा सा चौड़ा होता है और शॉर्टर होता है, मतलब लंबाई में कम होता है, और लेफ्ट वाला लंबा ज्यादा होता है और हैवी होता है। ओके, तो हमारे यहाँ पे फिशर्स होते हैं। फिशर मतलब एक तरह की लाइन होती है जो लोब्स को डिवाइड करती है। तो ऑब्वियसली 3 लोब्स हैं तो 2 फिशर्स होते हैं, और वहां पर सिर्फ एक ही फिशर हम इसको समझते हैं। और मैंने अभी बताया था उन लोब्स को जो है सुप्रा सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब बोलते हैं। और वहां पर हमारे लेफ्ट साइड पे हमारा जो हार्ट जब प्रेजेंट होता है वहां पे जो स्पेस को हम कार्डियक नॉच भी हम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी मसल्स होती हैं रेस्पिरेशन की, उनके बारे में, क्योंकि सांस लेते वक्त हमारी क्या होता है, हमारी चेस्ट जो होती है जो फैलती है, तो वो किस कारण फैलती है, वो ऑब्वियसली मसल्स के कारण ही फैलती है। तो हमारी जो मसल्स जो सांस लेने में मदद करती है, बेसिकली हमारी एक तो होती है इंटरकॉस्टल मसल्स, और हमारी डायफ्राम मेनली हमारी ये करती हैं। तो इंटरकॉस्टल मसल्स हमारी कहाँ पर होंगी, इंटरकोस्टल मतलब रिब्स, कोस्टल से यहाँ पर होता है रिब्स। तो रिब्स के बीच की जो मसल्स होती हैं उनकी वजह से हम जो है हमारे एक्सपेंड होता है हमारा चेस्ट रीजन। तो ये हमारी लगभग लगभग, आगे इनके बारे में है नहीं, तो ये हमारी लगभग लगभग 11 होती हैं, क्योंकि 12 हैं तो ऑब्वियसली कम उसमें होंगी। तो दोनों रिब्स के बीच में जो हमारी पाई जाती है 11 जोड़े होते हैं इनके, जो कि हमारी 12 रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ और आगे की तरफ फैलती हैं, ठीक है। जैसे बाल्टी का हैंडल अगर आप देखते होगे ना, अगर आपने बाल्टी उठा रखी है, अगर आप बाल्टी को रख देते हो, उसका हैंडल करते हो, तो वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ जाता है ना, इस तरह से इसका बकेट वाले हैंडल के उसमें मूवमेंट होता है हमारा, ठीक है। जैसे बाल्टी को उठाने के उसमें ऐसे ही हमारी चेस्ट का जो है मूवमेंट होता है, और उसमें जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो मदद करती हैं। 2 होती हैं ये भी, एक हमारी इनर इंटरकॉस्टल मसल होती है, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, दोनों ऑब्लिक उसमें काम करती हैं। इस वाली पिक्चर में आपको दिखा रखा है, दिस इज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और अंदर वाली इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो यहाँ पर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरी वाली एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इन्हीं दोनों को ही ये जो नाम बताए हुए। और तीसरी हमारी होती है नीचे की तरफ, विच वन,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डायफ्राम, है ना। आगे चलो, डायफ्राम क्या है, ये हमारी बेसिकली क्या काम करते हैं, हमारे थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी को भी क्या करती है, डिवाइड करती है। और ये बेसिकली हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन में तो हमारी जो क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स तो करती है, लेकिन डायफ्राम से क्या होता है, जब डायफ्राम सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो क्या होता है, एयर प्रेशर जो वहां पे हमारे थोरेसिक कैविटी में होता है तो कम हो जाता है और हमारे पेट के अंदर दबाव बढ़ जाता है, तो इसलिए हमारा पेट फूलता है। हमें लगता है पेट के अंदर हवा जा रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। डायफ्राम जब नीचे वो करता है कि लंग्स को करने के लिए, इस वजह से वहां पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब वहां पे हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम होता है, हम मतलब जब हमारे फेफड़े खाली होती है, डायफ्राम ऊपर जाता है, तो हमारा पेट अंदर चला जाता है। ठीक है, तो कई बार हम देखते हैं हमारे श्वास लेने का तरीका गलत होता है, लेकिन जब हम योग के माध्यम से सबका अपना पहले तो उनका श्वसन ठीक कराते हैं, उनको ठीक कराते हैं कि हमारे श्वास लेते वक्त पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते वक्त पेट अंदर चलना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल रेस्पिरेशन बेसिकली। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक या दो ही हमारी गैसेस होती हैं, तो नाइट्रोजन होती है उसमें, तो नाइट्रोजन जितनी जाती है अंदर 79% होती है, उतनी ही हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर चली जाती है। ऑक्सीजन अगर 21% हमारे सांस लेते वक्त होती है, तो सांस छोड़ते वक्त 16% जो है बाहर चली जाती है। लगभग हमारे शरीर के अंदर सिर्फ 5% ही जो है हम उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी हम श्वास भरते हुए जाती है अंदर, जब अंदर जाती है तो सिर्फ 0.04% होती है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो 4.5% हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के दौरान, चयापचय प्रक्रिया के दौरान, जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमारे ये भी बनती है और ये हमारे शरीर से बाहर जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ हमारे वाटर वेपर्स और कुछ और बहुत ही माइनर में हमारे गैसेस भी करती हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ द गैसेस। तो इंटरनल रेस्पिरेशन की अब हम बात करेंगे, ये हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन थी, जो कि हमारे कहाँ तक आ जाती है, हमारे लंग्स तक आ जाती है। लंग्स के बाद हमारे एल्वेलाई से क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज, जब उनका एयर प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है, वहां से हमारे ऑक्सीजन के अंदर जो है वो हमारे ब्लड के अंदर घुल जाती है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो घुल जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके हमारा बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो फिर हमारे एक एक सेल तक जाता है। वहां पे वो हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो ये हमारा फिर जो टिश्यू रेस्पिरेशन हम इसको कहते हैं, या इंटरनल रेस्पिरेशन होते हैं, और वहां पर हमारा गैसेस का आदान प्रदान होता है। नॉर्मल हम लोगों की जो श्वास दर होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है, वो 16 से 20 हो सकती है, और बच्चों में थोड़ी सी ज्यादा होती है, 25 से 40 तक। तो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है। जैसे कोविड का आपको पता ही है, इसमें हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम ही बहुत ज्यादा प्रभावित होता था, तो हम उसकी रेस्पिरेशन देख से हम उसको एनालाइज भी करते थे, है ना, कि कितना जा रहा है। तो स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है, और इसमें हम जो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद क्योंकि आपको एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, तो वहां पर हमारी रेस्पिरेशन थोड़ी सी हाई होती है, लेकिन रिलैक्सेशन के बाद हम बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं। अब हम देखेंगे हमारे लंग्स की जो है कैपेसिटी कितनी है एयर को रखने की। तो हमारे मेल्स में लगभग हम 6 लीटर तक जो है एयर को हम वो रख सकते हैं, और फीमेल लगभग 4.2 लीटर, 4,200 मिलीलीटर तक कैपेसिटी होती है। और यहाँ पर ये बताया गया है हिचकी कैसे आती है, कि अचानक से कुछ कारणों से जो आपका डायफ्राम जो होता है अचानक से सिकुड़ता है, और वायु एकदम से जो होती है ना अंदर से शीघ्रता से चली जाती है, तो एपिग्लॉटिस एकदम झटके से बंद हो जाता है कई बार। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो एयर से की ट्रैप की वजह से वहां पे हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद चली जाती है। कई बार कुछ लोगों को ज्यादा होता है, या कुछ उनको थोड़ा रिलैक्स कराते हैं, कुछ ऐसी वो करते हैं तो ठीक हो जाता है। स्नोरिंग की बात करेंगे। स्नोरिंग में क्या होता है कि जब हमारे गले की जो हमारी जब हम सोते हैं तो हमारे गले की जो मसल्स होते हैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। तो कुछ हमारे जो सॉफ्ट पैलेट के कुछ हमारे जो वहां पर हमारे टिश्यूज होते हैं, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, वो बिल्कुल क्या करते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है वहां पे उसको थोड़ा सा ब्लॉकेज टाइप कर देते हैं। तो आवाज जो एयर प्रॉपर जा नहीं पाती है, मतलब एक वहां पर थोड़ा सा उसको
रुकावट सी होती है, जिससे क्या होता है जब हवा वहां से हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारे वॉइस क्रिएट होती है, जिसको कि हम खराटे बोलते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी यूनिट की। अगर हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम में एक यूनिट की बात करते हैं, जैसे कि हम हर उसमें बात करते हैं, किडनी में हमने बात करी थी, हमारा जो फंक्शनल यूनिट था क्या था, नेफ्रॉन था। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन था। ऐसे ही अगर रेस्पिरेटरी यूनिट का जो हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एक यूनिट है, वो हम इसको बोलेंगे हमारा एल्वुलाई, जहां पे हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है, या ब्रोंक्यूल्स भी बोल सकते हैं, पर मेन जो है हमारा दिस इज द वन, जो टर्मिनल ब्रोंकाई होते हैं, वो उसके साथ हमारे जो है एल्वुलाई अटैच होता है। ये हमारा बिल्कुल एंड पार्ट होता है, जहां पे हवा जो ब्रोंक्यूल से आती है और एल्वुलाई में तक पहुंचने के बाद फिर एल्वुलाई से ब्लड में एक्सचेंज होती है। तो ये हमारा जो है एक यूनिट होता है, टर्मिनल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी इनकी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है, मैंने अभी बताया था सिंपल एपिथेलियल की, और वहां पे इतनी पतली होने के कारण एल्वुलाई की, तो इजीली गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे ये जो होती है ना आसपास कैपिलरीज घिरी होते हैं। अब हम देखेंगे हम हमारे रेस्पिरेटरी से ट्रैक्ट का काम क्या है। सबसे पहला, गैस का आदान प्रदान। फिर जो गैस हम लेते हैं, जो भी एयर हम अंदर जाते हैं, उसकी उसको वो नमी देता है, ह्यूमिडिफाई जो उसको करता है, ताकि बाहर की ड्राई होती है, अंदर हमारे शरीर के अंदर जो है नमी के साथ जानी चाहिए, उसको प्रदान करता है। हवा को हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से वार्म करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके साथ साथ क्या है, नाक से हम क्या है सूंघने का भी काम करते, तो ऑल्फेक्शन का काम हो गया, ठीक है, सेंसर ऑफ स्मेल का काम करता है, बोलने का काम करता है, विजुअलाइजेशन नहीं, यहाँ पे साउंड का होना चाहिए। तो जो है बोलने का काम जो है हमारा साउंड प्रोडक्शन का काम है। हमारा जो प्रिवेंशन होती है धूल मिट्टी वगैरह से, तो हमें खांसी या छींक आती है तो हम उसको करते हैं। बाकी हमारा नेजल हेयर्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, वो भी हमारे इसको जो है प्रिवेंट करता है। डिफेंस मैकेनिज्म भी है ये, क्योंकि जब हम खांसी आ जाती है, कुछ भी अनवांटेड ऐसा, जैसे आप खाना खाते हुए बोल रहे ज्यादा हो, तो कई बार हमारे को क्या होता है कि खांसी आ जाती है, क्योंकि खाना कहीं हमारी फूड पाइप में चला जाता है, तो उसको वो बाहर निकालता है। अगर खाना अगर हमारे सांस की नली में चला जाएगा तो हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो उसको वो बाहर निकाल देता है थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द कफ रिफ्लेक्स। ठीक है, साथ ही साथ क्या करता है, ये हमारा वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है, क्योंकि हमारे अंदर जो है नमी जाती है, तो जो भी हवा है वो एयर ना जाए, तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर के वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है। अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो बहुत ज्यादा आप देखोगे आपको बार बार पानी की लगेगी, मुंह भी सूख जाते हैं, क्योंकि वो ड्राई एयर होती है। लेकिन हम जब सांस नाक से ही लेते हैं तो हमारी वहीं की ही मेम्ब्रेन्स जो होती है उसको वहीं पे ही ह्यूमिडाई कर देती है। तो इस तरह से हमारे पास जो शरीर का है वाटर बैलेंस भी मेंटेन होता है, और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस करते हैं, कि सांस लेने के साथ जो एयर जाती है वो भी हमारे प्रॉपर आप जब लेते हो, तो ये भी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अगर शरीर में ज्यादा होगा तो हमारा एसिडिक फॉर्म ज्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो ये उसको बाहर निकालता है, और ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो इसके माध्यम से हमारे ब्लड का पीएच भी मेंटेन रहता है, और ये हमारा स्वेलोइंग में भी मदद करता है, क्योंकि जब हम खाना सटकते हैं तो हमारी वहां की मसल्स भी काम करती हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा काम है। लंग्स लोब्स के बारे में हमने अभी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, दोबारा शायद स्लाइड आई है। तो प्लूरल सैक मैंने बताया था, दो हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती है प्लूरा की, उनके बीच का होता है। तो एक विसरल प्लूरा बताया था, एक हमारा पेराइटल प्लूरा होता है। विसरल जो विसरा से अटैच है, मतलब लंग से अटैच है, और फिर जो हमारा पेराइटल है वो जो कि बाहर की तरफ जो रिब्स की तरफ होता है। इन दोनों के गैप वो होते हैं प्लूरल सैक बोलते हैं। वहां पे एक लिक्विड होता है, और हमारे लंग्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं कुछ फिशर के माध्यम से, जिनको कि हमने यहाँ पर देखा था। तो दो लोब्स हैं। अगर हमारे लेफ्ट लंग में सिर्फ दो लोब्स होते हैं तो उसको ऑब्लिक फिशर होता है, देखोगे आप अगर इसको, ये ऑब्लिक शेप में है। और हमारे राइट लंग में ये हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पर ये ऑब्लिक है, तीन लोब्स को करता है। ठीक है, प्लूरा का यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड का क्या था, मैंने पहले बताया था कि फ्रिक्शन से बचाती है, क्योंकि दोनों आपस में रगड़ भी ना खाए, अगर कोई झटका लगता है तो वो उसको भी हमारे को लंग्स को बचाती हैं, कोलैप्स नहीं होने देती हैं, और हमारे को इंजरी से भी बचाती हैं।
अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं ब्रोंकियल ट्री, ये जो हमने इसकी बात करी थी पहले, ट्रैकिया जो कि आप देख रहे होगे, ये हमारा ट्रैकिया है। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई जो यहाँ पे हमारे डिवाइड होते हैं। फिर हमारे सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी कौन से थे हमारे, जब ये दोनों के बाद जो हमारे तीन यहाँ पर कितने थे, 3 शाखाओं में होते हैं, यहाँ पे 2 शाखाओं में होते हैं, वो हमारे सेकेंडरी होते हैं। फिर उसके बाद वो छोटे छोटे में होते हैं, वो टर्शरी। फिर बिल्कुल महीन हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल हमारे जब एंड होने लगते हैं हमारे एल्वोलाई पे, वो हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के भी हमारे, ये देखो, ये हमारा प्राइमरी ब्रोंकस बताया है, सेकेंडरी ब्रोंकस, उसके बाद जो हमारा ये प्राइमरी है 2 में हुआ। लंग्स के अंदर फिर जो डिवाइड होता है वो हमारा सेकेंडरी ब्रोंकस होता है। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर और छोटे उसमें डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारा टर्शियरी ब्रोंकस है। टर्शियरी ब्रोंकस के बाद हमारे कौन से होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंक्यूल्स जो हमारे खत्म होने लग जाते हैं बिल्कुल, वो भी डिवाइड होते रहते हैं। जो एल्वोलाई में होते हैं वो हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं, और लास्ट में हमारा होता है एल्वोलाई। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह का सेगमेंट होता है। राइट लोब में पहले जो 3 होते हैं, तो इनके बाद फिर 2 होते हैं, और फिर वो 5 तक वो चले जाते हैं। और इसमें हमारे 2 होने के बाद 5 और 5 तक ही रहते हैं। आर्टरीज और वेन्स की मैंने आपको बताया ही था। तो अब हम ब्लड सप्लाई के बारे में फिर से देखते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा जो दिल से, हमारे हार्ट से जो भी ब्लड बाहर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बताएंगे कोई? एम आई ऑडिबल? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं, हम मैम। उसको कौन सी वो बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे, वेन बोलेंगे, जो वो उसको हमारे ब्लड को जो है दूर लेकर जाती है हार्ट से। वो एक को मैम पल्मोनरी वेन बोलते आप हैं। अभी पल्मोनरी और पल्मोनरी को भूल जाओ, सिंपल बात बताओ, उसको अभी भूल जाओ उस कॉन्सेप्ट को। दिल से जो हमारा खून जो लेकर जाती है, आप ये देख लो ना, हमारे ब्लड से जो खून बाहर लेकर जाती है, आर्टरी बोलेंगे, आर्टरी। ठीक है, देखो सारी आर्टरीज होती हैं, सिंपल भाषा में अभी देखते हैं, हम उसको बोलेंगे आर्टरीज। और जो खून को दिल की तरफ लेकर आती है उनको क्या बोलते हैं, वेन्स। ठीक है ना, सिंपल भाषा में। आर्टरीज में हमारे जो दिल से निकलती हैं वो होती है, हमारा साफ खून होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। तो वेन्स जो हमारे से, वेन्स से जो ब्लड अंदर आता है लंग्स में, वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है, या हम उसको कह देते हैं गंदा खून, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, साफ खून गंदा खून, एक लेमैन लैंग्वेज में। अब पल्मोनरी में क्या होता है, जो दिल से, जो हार्ट से जो हमारा ब्लड आता है, जो वहां से ब्लड आता है, तो वो कौन सा ब्लड आता है, वो साफ होने के लिए आता है। होती तो ये भी आर्टरी है, ये भी आर्टरी थी। जो दिल, जो हार्ट से जो भी ब्लड बाहर जाएगा उसको हम आर्टरी बोलेंगे। इसीलिए हम इसको यहाँ पर आर्टरी बोलते हैं, जो दिल की तरफ दिल से निकल के हमारे लंग्स तक जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ब्लड है लंग्स के पास साफ होने के लिए आता है, तो यहाँ पे ब्लड अपोजिट होता है। तो इस आर्टरी में जो हमारी लंग्स की तरफ आती है, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, यहाँ पर हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर वो जो ब्लड साफ होके फिर दिल की तरफ आता है, जो दिल की तरफ जो भी हमारी ब्लड वेसल्स आती है, हम उनको हम वेन्स बोलते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर बोलेंगे वेन, लेकिन ये लंग से आ रही है इसलिए इसका पल्मोनरी वेन है। लेकिन यहाँ पे ब्लड आता है शुद्ध, वो देता है दिल को, भैया अब तुम सारे ही अपने शरीर में अच्छे साफ खून को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैला दो। तो फिर डीऑक्सीजनेटेड होके एक एक सेल, एक एक टिश्यू तक जाता है, वहां पे फिर मेटाबॉलिज्म का काम होता है। ये हमारी कैपिलरीज को दिखाया, कैपिलरीज देखो इतनी महीन होती है, इतनी बारीक होती है, आप उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन होती है, वो आपस में इतनी महीन होती है। फिर वहां पे जब एक्सचेंज हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है दिल की तरफ, आता है, फिर वो दिल उनको दे देता है साफ होने के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों में बेसिकली होता है। तो हमारे हार्ट टू लंग्स वाला जो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम भी दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो हमारे बाकी ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में दिया जाता है पूरे अदर सिस्टम्स को, ये हमारा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इन दोनों को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 तरह का है। मेन अगर हम यहाँ पे अब लंग्स की भी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे हमारी पल्मोनरी और आर्टरी के अंदर ब्लड जो है वो डिफरेंट होता है।
ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से आने वाला रक्त जो है, ब्रोंकियल सर्कुलेशन खुद के लिए ही लंग्स के अलग पार्ट्स को जो है प्रॉपर ब्लड देता है, क्योंकि उसको काम करने के लिए चाहिए और यहाँ पे उसको साफ करने के लिए चाहिए। ओके, समझ गए? मैम ये वाला फिर से एक बार समझा देंगी क्या, ब्लड सप्लाई वाला? ब्लड सप्लाई अभी आप ये सिंपली समझो कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट से निकल के लंग्स को जाता है यहाँ पर, क्योंकि वो साफ करता है, इसको साफ करना है। बाकी तो अपनी अपनी जरूरत के लिए इसको यूज कर रहे हैं, वो साफ इतना नहीं करते हैं जितना वो सिर्फ अपने आप को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कहाँ जाता है, लिवर में जाता है हमारे, ये देखो लिवर में जा रहा है, हमारे स्टमक में जाता है, हमारे रीनल आर्टरी में भी जाता है, वहां पे भी वैसे तो वो भी हमारे ब्लड को साफ ही करती हैं, हमारे लोअर बॉडी में जाता है, अपर बॉडी वगैरह में जाता है ना। फिर उसके बाद वहां पे जब वो यूटिलाइज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वापस आता है। तो ये जो दो पार्ट्स में हम इसको समझते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आर्टरीज और वेन्स के अंदर अपोजिट ब्लड होता है कंपैरेटिव टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। क्यों? ऑक्सीजन हमारी सेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारे केमिकल रिएक्शंस के होती है और फिर वहां पे मेटाबॉलिज्म से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है। ठीक है। हाँ, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वोलाई। एग्जाम्पल, ब्लड अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज द एक्सटर्नल ब्रीदिंग। और जो इंटरनली हमारे ब्लड टिश्यू, ये जो यहाँ पर ये जो ब्लड टिश्यू के अंदर जो ब्लड आता है, ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। यहाँ पे जो हमारी होती है ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, ये हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन होता है कि लंग्स ने जब दिया अंदर ही अंदर, अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। लंग जब हमारे वायुमंडल से करता है वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है। अब ये जो ब्लड का जो आदान प्रदान हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो एयर प्रेशर्स होते हैं, कंसंट्रेशन की वजह से भी ऑक्सीजन का दबाव कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो वो जो पतली झिल्ली होती है ना, तो वो आराम से अपने से आर पार उनको जाने देती है। जैसे कि कैपिलरी एंडोथीलियम जो हमारी होती है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का कम होता है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा। और जब एल्वोलाई में क्या होता है, जब हम लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल आता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है। तो इस पैटर्न को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें ये दिखाया गया है कि कोई भी आप डाई डालते हो किसी की रंगीन, उसमें वो पूरा मिक्स हो जाता है ना। अगर ज्यादा हो, अगर बहुत कम डालोगे तो वो इतना कलर नहीं आता, ज्यादा डाल दोगे तो होता है। तो ये एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है कि जहां पे जो चीज ज्यादा होती है वो कम वाली जगह पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली जाती है, जब तक कि बैलेंस मेंटेन ना हो जाए। ठीक है, दिस इज अ फिनोमिना। अब हम देखते हैं कि हमारी ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है एल्वुलस की, ठीक है, एल्वुलाई जो हमारा एल्वुलाई था, अब हम एक एल्वुलाई को एल्वुलस बोलेंगे। उसकी जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, एपिथीलियम जो होती है, और हमारी जो कैपिलरी की एपी जो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेड ब्लड सेल्स है और ये हमारी एल्वुलाई की झिल्ली दिखाई है। अब उसके अंदर जो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारा ज्यादा होगा, ब्लड के अंदर क्या है, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन उनको कम है, ज्यादा चाहिए। तो अंदर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या होगा, वो उसको वहीं से ही उस झिल्ली से आर पार हो जाएगा। पतली झिल्ली है, वो आराम से आर पार हो जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं है क्योंकि हमारी ब्रोंकाई से, ट्रैकिया से गैस बाहर नहीं निकलेगी। बाहर जहां पे निकलेगी सिर्फ एल्वुलाई से होगी, क्योंकि उसकी जो लेयर है बहुत पतली है। वहां लेयर के पतले में वो चारों तरफ ब्लड से घिरी हुई है। तो अगर उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, बाहर कम होता है, तो वो ऑक्सीजन दे देती है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो ले लेती है। तो ऐसे इनका आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे इंटरनल रेस्पिरेशन में कैपिलरी मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, वो टिश्यू से घुरी होती है, तो वहां पर वो क्या कर लेती है, एक्सचेंज कर लेती है। ऐसे ही जब गैस एक्सचेंज का होता है तो ये सारा डिफ्यूजन का होता है कि जिसके अंदर जो गैस ज्यादा है दूसरी कम होती है, वहां पे इस तरह से उनका एक्सचेंज हो जाता है। और फिर
जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आती है तो वापस नहीं देती, एल्वुलाई उसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये देखो, ये एल्वुलाई की कवरिंग है, ये एक ब्लड कैपिलरी जा रही है। एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा आई, उसने दे दी। जो ब्लड कैपिलरीज आती है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, वो इस तरह से दे देती हैं। तो ये इस तरह का आदान प्रदान इनका चलता रहता है। ठीक है, फिर ये पूरे बॉडी को ब्लड जो है सप्लाई दे दिया जाता है। ये देखोगे यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन ज्यादा था क्योंकि सांस ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड आया उसको दे दिया। जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में आती है ना, जब एक्सेल करते हो तो दे दी जाती है। फिर वो जो ऑक्सीजन होती है ब्लड के माध्यम से, उसको कौन कैरी कर लेता है, उसको हमारी हीमोग्लोबिन कैरी कर लेता है। हीमोग्लोबिन कैरी कर देता है तो सेल्स को देती है। सेल्स के अंदर जो एक्सचेंज काम चल रहा होता है वो उसको दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ये वापस जाता है जाता है जाता है, वहां पे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई ले लेते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं और बदले में उसको ऑक्सीजन दे देते हैं। तो ये हमारी नेटवर्किंग जो है चल रही होती है। तो ये हमारे एयर प्रेशर की मदद से ही ये जो एक्सचेंज अपने आप हो जाता है। इनकी झिल्ली, कैपिलरी की भी झिल्ली इतनी महीन होती है और एल्वुलाई की होती है, वहां पे अपने आप ही गैसेस का जहां कंसंट्रेशन का होता है वो एक्सचेंज करती चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इसको प्रेशर को बताया गया है, पर इसको मेरे ख्याल से प्रेशर तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा है, हायर जो है कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ चले जाते हैं, आप इतना अभी ध्यान रखिए, क्योंकि एल्वुलाई में हमारे ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ठीक है, और कैपिलरीज में कम होती है, तो वो ऑक्सीजन को अंदर ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देती है, क्योंकि हमारी कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड, जब वेन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम हमारा चल रहा होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सब ये अलग अलग प्रेशर्स बताए गए हैं, जिसकी वजह से ये दबाव जो बनता है वो अपने आप को मेंटेन करते हुए इस तरह से कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे पीएफटी की। पीएफटी क्या होता है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं। जब भी आप अपने लंग्स का जो चेक करने के लिए जाते हैं कि लंग्स आपके ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको लंग फंक्शन टेस्ट, वैसे यूजुअली पीएफटी बोलते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इससे ये पता चलता है कि आपकी उसकी कैपेसिटी कितनी है लंग्स की, वो ठीक करते हैं कि नहीं करते, उनके अंदर हवा ठीक प्रकार से भर रही है कि नहीं भर रही है। तो इसको जानने के लिए एक हमारा इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसको हम स्पायरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी हवा वो भर सकता है, कितनी निकाल सकता है, कितनी उसके अंदर रह गई, वो सारा हम इनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम जो है बेसिकली क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रेथ इन और आउट इन ए नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। आपने एक सामान्य रूप से श्वास भरी और श्वास बाहर निकाल दी। ठीक है, जब आप आराम से रेस्टिंग उसमें हो, तो एक ब्रेथ में, एक श्वास में जब आप जितनी भी हवा लंग्स के अंदर और बाहर निकाल लेते हो उसको क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और ये लगभग हमारी होती है 500 ml। इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये थोड़ा सा आपको लर्न करने पड़ेंगे कि किसका कितना है। ठीक है, तो लगभग लगभग 150 ml तो हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकाई में ही रह जाती है, और मात्र ऐसा नहीं कि सारी हवा ही वहां तक पहुंचती है, लगभग 350 ml जो है हमारे एल्वुलाई तक ही पहुंच पाती है। तो टाइडल वॉल्यूम जो होती है, पोजीशन का ये हाँ रेस्ट जी, पोजीशन का ये टीबी टाइडल वॉल्यूम जो रेस्ट पोजीशन का ये ये सब वो रेस्ट है। देखो ना, नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन लिखा है। नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? एकदम आप जब नॉर्मल सांस जो लेते हो, भाग दौड़ नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसे नहीं कर रहे हो, नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये नॉर्मल का ही है। फिर है दूसरा हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें है कि जब आप श्वास भरते हो लेकिन उसके बाद भी आप एक फोर्सफुली सांस भर लेते हो, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी आप एक, मतलब जो डीप जो आपका होता है उसमें आप कितनी और अधिक से अधिक मात्रा में श्वास को अंदर ले सकते हो फोर्सफुली, तो वो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। इसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ये होता है हमारा लगभग 3300 ml, मतलब 3.5 लीटर के करीब। ठीक है, तो ये है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम एक, मतलब एक नॉर्मल एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल फोर्सफुली आफ्टर द एंड ऑफ द नॉर्मल, आपने एक तो सांस भरी, उसके बाद और कैपेसिटी से ली, वो आपका है इंस्पिरेटरी नॉर्मल वॉल्यूम। जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हो, ये आपका नॉर्मल है, लेकिन आपने और इनहेल किया, उसकी कैपेसिटी आपकी बढ़ गई, तो ये आपका है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब आपने एक्स जो है सामान्य श्वास बाहर निकाल के बाद भी और जोर से जबरदस्ती आपने श्वास को बाहर निकाला है, दिस वन यहाँ पर, और
तो वो आपका लगभग 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर के करीब आप वो करते हो, तो ये आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। फिर अब एक है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, ये वाला रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम है कि हम कितना ही श्वास बाहर निकाल दे फिर भी कुछ वायु फेफड़ों में रह जाती है। हमारे फेफड़े अगर बिल्कुल सांस बाहर निकाल दोगे ना, पिचक जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है। कुछ हवा हमेशा हमारे फेफड़ों के अंदर रहती है, जैसे कि नीचे लिखा है, यह वायु रहनी आवश्यक है, अगर नहीं होगी तो क्या होगा, आपके फेफड़े आपस में चिपक जाएंगे। तो सारी हवा बाहर नहीं निकलती, सारी हवा नीचे तक नहीं जाती, कुछ हवा हमारे लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहती है। अगर बिल्कुल आपने गुब्बारा देखा होगा ना, गुब्बारा फुलाते हो, अगर पूरी हवा निकाल दे तो गुब्बारा कैसे पिचक जाता है, चिपक जाते हैं ना आपस में, वो फिर उसको कई बार उसमें प्रॉपर एयर नहीं जा पाती। तो यही स्थिति हमारे फेफड़ों की होगी, तो इसलिए कुछ हवा उसके अंदर मेंटेन रहती है ताकि वो प्रॉपर काम करते थे। तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, हमारा 1200 ml। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ लंग वॉल्यूम्स होते हैं जिनको हम समझते हैं। तो ये हमारा है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी हमारी ये होती है कि जो हमारी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पर रेजिडुअल वॉल्यूम, इनको कंबाइन करके हम देखते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी, कि आपने सांस जो नॉर्मल थी बहुत जोर से निकाल दी, बहुत जोर से जो भर ली, उसके बाद निकाल ली, और कुछ जो रह भी गई, तो टोटल ये आपकी लंग कैपेसिटी बताती है। तो लगभग हमारी टोटल लंग कैपेसिटी बनती है 600 ml के करीब, 6000 ml के करीब, मतलब 6 लीटर। ठीक है, अब है हमारी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में इसका भी एक फॉर्मूला है, इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं रहेगा। तो ये हमारी रहती है 4800 ml। तो अधिक से अधिक श्वास अंदर लेने के बाद कितनी श्वास अधिक से अधिक बाहर निकालते हो, ये कैलकुलेट करते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, अब है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होती है कि आप एक टाइडल वॉल्यूम और एक इंस्पिरेटरी, आपके श्वास भरने की कितनी क्षमता है, वो हमारी लगभग ये आएगी। आपके जो नॉर्मल श्वास भरी 500 थी और आपने तेजी से निकाली और भरी, तो टोटल आप कितनी कर सकते हो, ये आपकी जो रहेगी इंस्पिरेटरी। ऐसे ही फिर आपकी जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें जो है कि आपका जो है, आपने जो तेजी से श्वास निकाल दी और जो रेजिडुअल वॉल्यूम भी था, तो उसके बाद कितना बचा आपका, तो ये हमारा रहेगा इतना 2200 ml। ये फॉर्मूले थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे बाद में। ठीक है, मैम तो ये एक बार छोड़ा और लिया, बस वो उसका ही रेशियो था ना। हाँ 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 बिल्कुल, रेजिडुअल वॉल्यूम की जो हमारा जो हमारे लास्ट जो फेफड़ों में रह जाती है ना, और आपने उसके बाद मैक्सिमम एफर्टली फोर्सफुली जो आपने निकालने के बाद जो रही और हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम रही, उसको हम कंबाइन करके बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, अब हमारा है वेंटिलेशन। बेसिकली वेंटिलेशन क्या है, ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है, इनके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि कुछ लोगों के लंग फेलियर हो जाता है, या जो भी आजकल कोविड की सिचुएशन में स्पेशली देखा जाता हो, या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह के कुछ जो है मशीन्स लगाई जाती हैं ताकि उनके बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम करता चलता रहे। तो वो जो मशीन जो काम करती है उसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। तो जो हमारी बॉडी को एयर अंदर जो है और बाहर का काम करती है। ठीक है, तो आजकल सब एक मैकेनिकल होती है, उसमें एक हाथ से जो है जो पंप चलाता रहता है, और आजकल खैर मशीन्स बहुत आ चुकी हैं। वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है कि हवा का अंदर जाना और बाहर हवा का बाहर जाना बेसिकली। तो हमारे शरीर के अंदर ही हवा का अंदर आना बाहर जाना ही भी ये वेंटिलेशन कहलाता है, जो कि हमारे लंग्स का काम होता है। जब लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, हम मशीन्स की मदद लेके करते हैं, तो ये हमारा जो है कार्य होता है। तो आज ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अभी किसी के वेंटिलेशन में भी वही रेशियो होता है क्या जो हम घर में देते छोटे, अभी जो सारे उसके बताए आपने? हाँ वो देखिए वो तो हाँ उसी को ही हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, पर डिपेंड करता है पर्सन की कंडीशन के ऊपर, पर्सन की बीमारी के ऊपर, उसकी एज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वहां पे हम सिर्फ लाइफ सेविंग की ज्यादा बात करते हैं। तो पहले उस समय उसकी लाइफ सेव को करते हुए धीरे धीरे हम उसको नॉर्मल फिनोमिना पे भी करते हैं। तो वो
थोड़ा सा बहुत डीप की बात होती है, लेकिन उसकी हम पहले मेन काम होता है बॉडी में वेंटिलेशन को मेंटेन करना। ऑब्वियसली कि ऑक्सीजन भी नहीं रिटेन देना चाहेंगे, नहीं तो वो टॉक्सिन्स को क्रिएट करेगी, वो भी हमारे बॉडी के अंदर ठीक नहीं। हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वजह से, तो हम उसको भी मेंटेन करते हैं, तभी ये वेंटिलेशन का किया जाता है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वी हैव टू फॉलो। ठीक है, ओके तो चलिए आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। वेंटिलेटर